और गजा में चल रही जोरदार तबाही के बीच गजा के रिमाल इलाके में शनिवार को एक इस्राएली सैन्य ड्रोन के दुर्घटनाग्रस्त होने की घटना ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें स्थानीय लोग इस ड्रोन के अवशेषों को उठाकर ले जाते हैं और इसके साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। एक खिलौने की तरह खेलते हुए वे लोग दिखाई दे रहे हैं। इस घटना ने न केवल क्षेत्र में चल रहे तनाव को उजागर किया है बल्कि स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया ने भी दुनिया का ध्यान खींचा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्राएली रक्षा बल यानी कि IDF का एक स्काईलार्क 3 टोही ड्रोन जो उत्तरी गजा में एक निगरानी मिशन पर था, तकनीकी खराबी के कारण रिमाल पड़ोस में आपातकालीन लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसराइल ने एक बयान में पुष्टि की कि ड्रोन में कोई संवेदनशील जानकारी नहीं थी और इस घटना से कोई डेटा लीक होने का खतरा नहीं है। इस घटना की जांच शुरू कर दी गई है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि ड्रोन के गिरने के बाद भीड़ जमा हो गई और कुछ लोगों ने इसके अवशेषों को इकट्ठा कर लिया। इसराइल की इस घटना से चिंता बढ़ सकती है क्योंकि अगर ये ड्रोन हमास के हाथ लगा तो इसके रिवर्स इंजीनियरिंग का खतरा बढ़ जाएगा, जो जाहिर तौर पर इसराइल के खिलाफ ही इसका इस्तेमाल हो सकता है। ये घटना ऐसे समय में हुई है जब गजा में इसराइली सैन्य गतिविधियां तेज हो रही है। हाल के हफ्तों में इसराइली सेना ने जैतून पड़ोस में एक नया ज़मीनी हमला शुरू किया है जिसे IDF ने पूरे गजा पर कब्जे की योजना के शुरुआती चरण के रूप में वर्णित किया। इस क्षेत्र में पहले से ही भारी बमबारी और हवाई हमले की खबरें हैं जिनमें हजारों लोग मारे गए हैं और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है। स्काईलार्क ड्रोन जिसे एल्बिट सिस्टम्स द्वारा विकसित किया गया है, IDF की तोपखाने पूर्व द्वारा संचालित किया जाता है। ये ड्रोन ब्रिगेड स्तरीय कमांडरों के लिए डिज़ाइन किया गया है और तुरंत तैनाती के लिए सबसे बेहतरीन ड्रोन माना जाता है। इसमें सेंसर और कैमरे लगे हैं जो आतंकवादियों और नागरिकों के साथ ही बच्चों, महिलाओं, पुरुषों और वाहनों के बीच अंतर स्पष्ट करने में सक्षम है। IDF के मुताबिक स्काईलार्क ड्रोन के पहले भी कई बार एक्सीडेंट की खबरें सामने आ चुकी हैं और इसने कई बार आपातकालीन लैंडिंग के दौरान ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, लेकिन इस बार कोई संवेदनशील जानकारी लीक होने की आशंका नहीं है जो IDF के हवाले से सामने आ रही है। हालांकि वास्तविकता क्या है इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ये घटना गजा में चल रहे संघर्ष और तनाव की एक छोटी सी झलक पेश करती है। ड्रोन के दुर्घटनाग्रस्त होने और स्थानीय लोगों द्वारा इसके अवशेषों को ले जाने की वायरल वीडियो ने न केवल तकनीकी विफलता को उजागर किया है बल्कि क्षेत्र में नागरिकों की जटिल भावनाओं को भी दर्शाया है। बहरहाल इजराइल संभवतः यही दुआ कर रहा होगा कि ड्रोन किसी भी तरीके से हमास के हाथ न लगे। गाजा में इजरायली सेना का नरसंहार जारी है। हमास को खत्म करने के नाम पर इजरायली सेना गाजा के निहत्थे लोगों को अपना निशाना बना रही है, मासूम बच्चों को मार रही है। इजरायली सेना के इन हमलों के चलते गाजा में हालात काफी बदतर हो चले हैं। लोगों को खाना नहीं मिल रहा, पीने के लिए पानी को तरस रहे हैं। इजरायली सेना की गोलियों से कम लोग भूख से ज्यादा मर रहे हैं। इजरायली हमलों को लेकर हूती विद्रोही भी काफी भड़के हुए हैं और उन्होंने इन हमलों को लेकर इजराइल को बड़ी चेतावनी दी है। और तो और यमन के हूतियों के नेता अब्दुल मलिक अल हूती ने इजराइल और अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हूती नेता के मुताबिक अमेरिका और इजराइल हर दिन गाजा पट्टी के लोगों को मौत का खाना परोस रहे हैं। इस हफ्ते के अमेरिकी समर्थन वाले इजरायली हमलों में अब तक 3500 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं या घायल हुए हैं, जिनमें मासूम बच्चे और औरतें भी शामिल हैं। अल हूती ने दावा किया कि पिछले 8 महीनों में गाजा में हुई हवाई सहायता की मात्र एक दिन की जमीनी सहायता के बराबर भी नहीं है। उन्होंने अरब और मुस्लिम देशों के साथ साथ आजाद विचार रखने वाले सभी लोगों से अपील की है कि वे इजराइल की विस्तारवादी नीतियों के खिलाफ एकजुट हों। अल हूती ने आरोप लगाया कि इजराइल जानबूझकर उन इलाकों में लोगों को मार रहा है जिन्हें उसने सेफ एरिया घोषित किया है और वहां बच्चों को निशाना बनाकर स्नाइपर हमले किए जा रहे हैं। अल हूती के मुताबिक इजराइल ने सिर्फ पिछले हफ्ते वेस्ट बैंक में 61 तोड़फोड़ ऑपरेशन चलाए हैं। अल हूती ने कहा कि ज़ायोनी ताकतें 1948 से अरबों की मौत के नारे लगा रही है और अब दक्षिणी सीरिया को खाली कराकर वहां कब्जा करना चाहती है। वहीं लेबनान पर निशाना साधते हुए नेता ने कहा,
लेबनानी सरकार अमेरिकी इजरायली दबाव के आगे झुक रही है और यह देश से विश्वासघात है। हूती विद्रोही लगातार गाजा में फिलिस्तीनियों पर हो रहे नरसंहार के खिलाफ खड़े हैं। यहाँ तक कि लड़ाके संगठन ने रेड सी में इजरायली जहाजों को निशाना बनाया। इसके साथ ही वो हमेशा इजराइल पर मिसाइलों से हमले भी करता आया है। इसके साथ साथ अब्दुल मलिक अल हूती का कहना है कि अमेरिका और इजराइल द्वारा प्रचारित तथा कथित ग्रेटर इजराइल योजना का स्पष्ट उद्देश्य इस्लामी उम्मा को विभाजित और अपमानित करना है। उन्होंने गुरुवार को एक टेलीविजन भाषण में कहा था कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा पूरे इस्लाम उम्मा को निशाना बनाए जाने के बावजूद किसी भी अरब नेता ने उनका जवाब देने की हिम्मत नहीं की। यह चुप्पी और निष्क्रियता चिंताजनक है। फिलहाल जिस तरीके से हूतियों ने अब चेतावनी दी है, ऐसे साफ है कि हूती फिर इजराइल पर किसी बड़े हमले की चेतावनी और तैयारी कर रहे हैं। इजराइल और ईरान के बीच भयंकर जंग हुई थी और इजरायली एयर स्ट्राइक में ईरान में करीब 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो गई थी, जिसके बाद ये दोनों देश एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए थे। लेकिन अचानक से इजरायली पीएम नेतन्याहू ने ईरान की मदद करने की बात कही, जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान है। किसी को यह समझ में नहीं आ रहा कि जिस देश ने ईरान पर हमला किया, वहां की जनता की जान ली थी, आखिर वो क्यों इस तरह से मदद करने की बात बोल रहा है। बताया जा रहा है कि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ईरानी जनता से वादा किया है कि जब ईरान मौजूदा सरकार से आजाद होगा, तब इजराइल उनकी पानी की भीषण किल्लत दूर करने में मदद करेगा। ईरान में हालात वाकई गंभीर है। ना नदियों में पानी बचा है, ना बांधों में और ना ही जमीन के नीचे। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशियन भी मानते हैं कि एक बड़ा संकट है। उन्होंने खुद कहा कि हमारे पास पानी नहीं है, लेकिन नेतन्याहू का ये पानी वाला ऑफर तेहरान को रास नहीं आया। ईरान के राष्ट्रपति मसूद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नेतन्याहू के इस बयान पर तंज कसा है। गाजा के लोगों से पानी और खाना छीनने वाला राज ईरान में पानी लाएगा, ये सिर्फ एक सपना है और कुछ नहीं। पहले गाजा के मासूम बच्चों की हालत देखो, जो भूख, प्यास और दवाइयों की कमी से जूझ रहे हैं, और फिर दूसरों के लिए झूठी हमदर्दी दिखाओ। ईरान में हालात इतने गंभीर हैं कि देश का 90% से ज्यादा हिस्सा किसी न किसी स्तर के सूखे की चपेट में है। इस संकट के पीछे प्रमुख वजह है इस साल सामान्य से भी बेहद कम बारिश होना। इसी के चलते बांधों के जलाशय खाली हो गए हैं और देश भर में पानी की भारी किल्लत देखी जा रही है। द ग्लोबलिस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के जल संकट का सबसे बड़ा कारण कृषि में अत्यधिक जल खपत है। करीब 9 करोड़ की आबादी वाला यह देश हर साल लगभग 100 अरब घन मीटर पानी की खपत करता है। यह पड़ोसी देश तुर्की की तुलना में लगभग 2 गुना है, जबकि तुर्की की जनसंख्या भी लगभग समान है।